So finally, welcome all you back on my YouTube channel, guys. इस बार आप सभी के लिए एक और सरप्राइज है, क्योंकि अब मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जहां पे हम बिहार बोर्ड का जो 12th का इंग्लिश का बुक है उसका A to Z चैप्टर फ्रॉम द प्रोज एंड पोएट्री सारे को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप लोग कृपया, जितने भी नए लोग इस चैनल से जुड़ते हैं, आप कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और ज्यादा मनोबल मिले, ताकि मैं लगातार ऐसे वीडियोस बनाता रहूं। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो में। और ये जो पोएम है, पोएट्री से मैंने पहला ले रखा है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस ध्यान से इसको सुनिएगा। ओके, सो लेट्स गो। ये देख सकते हो चैनल का नाम, आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना यार। अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स में, तो हम पोएट्री का एक्सप्लेनेशन करेंगे आज, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा एक पोएम है जिसका नाम है क्या, ये बहुत ही प्यारा पोएम है जिसका नाम है क्या, स्वीटेस्ट लव, है ना, स्वीटेस्ट लव। रुक जाइए एक मिनट। यस, so let's explain these poems. The name of the poem is what? Sweetest love, I do not go, right? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो पर्टिकुलर पोएम जो है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, विच इज टोटली बेस्ड ऑन ट्रू लव, राइट। जहां पे सोल कनेक्शंस की बात की गई है, किसके द्वारा, जॉन डॉन के द्वारा। एक बहुत ही शानदार कृति है, एक पोएम है जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो सभी लोग बने रहिएगा अंत तक वीडियो में, और चलेंगे हम लोग आज इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे जॉन डॉन, है ना, जॉन डॉन। इस पोएम के पोएट का नाम क्या है, जॉन डॉन। आगे इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग इन करेंगे चैप्टर में। 1572 में इनका जन्म हुआ था और 1631 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। कहां पे, लंदन में। ये कहां के निवासी थे जी, तो पूर्ण रूप से ये लंदन के निवासी थे, इंग्लैंड के निवासी थे। चलेंगे नेक्स्ट, थोड़ा इसके वीवीआई पॉइंट्स देखें राइटर के इंट्रोडक्शन से। क्या क्या है देखो, पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट, है ना। ये पायनियर थे, मतलब सबसे पहले इन्होंने शुरुआत किया था, है ना। शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे किस टाइप के पोएट के, मेटाफिजिकल काइंड्स ऑफ पोएट, जिसको आप कह सकते हो कि अध्यात्म वाला जो कविता लिखना इन्होंने शुरू किया था। बोर्न इन लंदन टू अ रोमन कैथोलिक फैमिली, और इनका जन्म हुआ था कहां में, लंदन में, और एक रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि एक वो किस टाइप के पोएट थे, तो आपको याद रखना मेटाफिजिकल, या इनको एक और नाम दिया जाता है लव पोएट, लव पोएट, याद रखिएगा। उसके बाद ये इनका जन्म कहां हुआ था, लंदन में हुआ था। किस परिवार में हुआ था, तो रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था जी, तो अभी हमने बताया 1572 में, और मृत्यु हुआ था 1631 में। तो चलेंगे आगे इसके पॉइंट्स में। लेफ्ट ऑक्सफोर्ड ड्यू टू रिलीजन, तो कहीं ना कहीं बाद में उनको जो यूनिवर्सिटी था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था, इनको छोड़ना पड़ा था। क्यों छोड़ना पड़ा था, इनके रिलीजन के कारण, इनके धर्म के कारण, क्योंकि वहां पे एंटी कैथोलिक रिवोल्यूशन चल रहा था, मतलब विद्रोह चल रहा था, जिसके वजह से उनको अपना पढ़ाई छोड़ना पड़ा था। कौन सा यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, यह भी क्वेश्चन याद रहेगा। स्टडीड लॉ एंड द थियोलॉजी, जॉइंड नेवल एक्सपेडिशंस, और इन्होंने पढ़ाई किया था, थियोलॉजी का पढ़ाई किया था, लॉ का पढ़ाई किया था, है ना। इसमें धार्मिक ग्रंथों का स्टडी लिया था, और साथ में इन्होंने लॉ यानी कि कानून का भी पढ़ाई किया था, है ना। कौन, जॉन डॉन, याद रखिएगा। बिकम एंग्लिकन प्रीस्ट एंड फेमस प्रीचर इन 1615, तो एंग्लिकन जो चर्च था उसमें ही ये फेमस प्रीचर्स के तौर पे बने थे। कब, 1615 में, जब उनकी उम्र कितनी थी, 42 साल के थे ये तब। प्रीचर्स मतलब होता उपदेशक, जैसे अलग अलग रिलीजन्स में उपदेशक होते हैं, हिंदू धर्मों में अलग होते हैं, मुस्लिम धर्मों में अलग होते हैं, तो उसी प्रकार से कैथोलिक ये बने थे क्या, प्रीचर के तौर पे, उपदेशक के तौर पे। किस चर्च में, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में, एंग्लिकन चर्च। ब्रोक द पेटर्सन ट्रेडिशन इन लव पोएट्री, तो पेटर्सन एक पोएट का ही नाम है जिनका ट्रेडिशन हुआ करता था पंक्तियों का, जिसको 8 पंक्तियों में लिखने का एक ट्रेडिशन हुआ करता था। तो इन्होंने उस ट्रेडिशंस को ब्रेक किया था, राइट। मेजर वर्क्स इनके मुख्य कुछ कार्य है, क्या क्या कार्य, सॉन्ग एंड सोनेट्स, स्टेयर्स, एलिगीज, एंड उसके बाद सरमॉन्स, इनके कुछ रचनाएं हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए इसको भी ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। ओके, यहां तक हमारा राइटर का इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम चलेंगे आगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम दोनों लैंग्वेज डाल दिए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों, ताकि किसी को भी पढ़ने में ज्यादा असुविधाएं ना हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज डाल दिया है, ठीक है।
जॉन डॉन, है ना, 1572, और कब 1631. The pioneer of a new kind of lyrical and aesthetical works called metaphysical. Pioneer, अब बोले ना ये शुरुआत करने वाले व्यक्ति है ना, एक बार मैं पढ़ देता हूं. Was born in London, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे, है ना, अभी मेटाफिजिकल्स पढ़े थे. Into a prosperous Roman Catholic family of traders at time, है ना, कि उस समय ये मतलब छोटे मोटे घर नहीं, प्रोस्पेरस मतलब होता है एक संपन्न परिवार में, एक संपन्न, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी, संपन्न व्यापारी परिवार में इनका जन्म हुआ था. और वो किस रिलीजन से बिलोंग करते थे? रोमन कैथोलिक. व्हेन इंग्लैंड वाज essentially anti-Catholic, Don was forced to leave Oxford University without a degree because of religion. और उस समय इंग्लैंड में हम लोग पढ़े थे क्या चल रहा था, एंटी कैथोलिक्स, वहां पे राइट्स चल रहे थे, जिसके वजह से इनको जोर जबरदस्ती छोड़ना पड़ा था. कौन सा यूनिवर्सिटी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था. ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होगा, है ना. अब यहाँ पे देखिएगा, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशंस भी हम कर दे रहे हैं, ठीक है. तो जॉन डॉन जन्म हुआ था, एक नए प्रकार के गीतमय एवं आलोचनात्मक कविताओं के विशेषज्ञ कवि थे. गीतमय एक, है ना, और स्टेडिकल से मतलब होता है आलोचना करना, किसी भी पार्टिकुलर सामाजिक तौर पे हो या व्हाटएवर, है ना, इसमें आलोचनाएं जो करते हैं उसी को स्टेडिकल कहा जाता है. का जन्म लंदन में उस समय के व्यापारियों के एक संपन्न, अभी हम बताए थे ना, प्रोस्पेरियस का मतलब क्या होता है? संपन्न, ठीक है, रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था. और जब इंग्लैंड में कैथोलिक के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था, डॉन को उसके धर्म के कारण बिना डिग्री पूरे किए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने का दबाव बनाया गया. दैट मीन्स क्यों? क्योंकि बिकॉज ही वाज अ कैथोलिक पर्सन, ही बिलोंग्स फ्रॉम अ कैथोलिक रिलीजन, दैट्स व्हाई ही हैज टू फोर्स, यू नो, people forced him to leave the university. That's why he left. अब चलेंगे आगे, नेक्स्ट स्टांजास में हम लोग देखेंगे इसको क्या है. देखिएगा, he studied law. उन्होंने किस चीज की पढ़ाई की थी बताइए? लॉ यानी कि कानून की. एंड read theology. He also participated into a naval expeditions and become a secretary to a powerful noble. ठीक है, तो वे कानून तथा धार्मिक शिक्षा ग्रहण किए थे, है ना. कानून, अभी हम लोग बता दें, थियोलॉजी मतलब क्या होता है? धार्मिक तौर पे. तो और लॉ मतलब क्या होता है? कानून. तो उन्होंने खास तौर पे किस चीजों का पढ़ाई किया था? एक तो पढ़ा था उन्होंने लॉ के बारे में, कानून के बारे में, यानी कि धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ाई किया था. लेकिन बाद में, है ना, वो क्या करते हैं? समुद्री यात्रा पर निकलते हैं. एक्सपेडिशंस, नेवल एक्सपेडिशन मतलब होता है क्या? समुद्री, जल पे जो यात्राएं करते हैं ना, उसको कहते हैं नेवल एक्सपेडिशन. और समुद्री यात्रा किए थे. और बाद में a job he lost when he was briefly sent to a prison for secretly marrying his patron's niece. और बाद में इनको, है ना, जेल भेज दिया गया था. जेल किस लिए भेज दिया गया था? कि इन्होंने चुपचाप, है ना, शादी कर लिया था. किससे शादी कर लिया था? अपने ही मालिक के भतीजी के साथ शादी कर लिया था. तो ये बात हुई क्या? आग में घी डालने वाली बात, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इंग्लैंड में उस समय कौन सा मूवमेंट चल रहा था? एंटी कैथोलिक. और उसी समय इन्होंने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि उनको और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. और बाद में इनको कहां भेज दिया जाता है? जेल में भेज दिया जाता है. चलेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट में. देखिए पॉइंट्स, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. इन 1615 एट द एज ऑफ 42, राइट, डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च. और बाद में मतलब कब? 1615 में 42 साल की उम्र में, है ना, वो समन में स्वीकार करते हैं. कहां पे? एंग्लिकन चर्च में. एंड सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर. अभी हम देखें, ग्रेटेस्ट मतलब महानतम, और प्रीचर्स मतलब होता है क्या? उपदेशक, राइट. ऑफ हिज टाइम मतलब उस समय के वो बहुत ही एक महान प्रीचर्स के रूप में, विख्यात प्रीचर्स के रूप में उभरे थे, है ना. इन लव, लिरिक्स एंड डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द, है ना, पेटार्चन्स ट्रेडिशन, इंट्रोड्यूसिंग द इंटेलेक्चुअल्स एंड द कॉलिकल स्टोन, है ना. पेटार्चन्स की जो परंपरा को, है ना, इन्होंने पूर्ण रूप से ब्रेक किया था. पेटार्चन्स पहले बता दिए कि ये क्या थे? एक कवि थे जो कि अपने स्टांजस को 8 पंक्तियों में लिखते थे, लेकिन इन्होंने इसमें पूरे 40 पंक्तियां लिखा है. और इस ट्रेडिशंस को उन्होंने पूर्ण रूप से क्या किया? ब्रेक किया और खुद का एक नया अपना ट्रेडिशन चलाया, है ना. तो यहां तक हो गया हमारा राइटर का इंट्रोडक्शन. अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है? His love poems use the latest discoveries of science and geography to
whom a point and combined passion with the verbal and intellectual teasings। तो इनका जो लव का जो पोएम्स होता था, जो खासकर किस पे बेस रहता था, साइंस एंड ज्योग्राफी पर, विज्ञान और भूगोल पर पूर्ण रूप से क्या रहता था, आश्रित रहता था। और ये खास तौर पे ये व्याज्ञात्मक तौर पे ये लिखते थे, किस अपने पोएम्स को एक नया नजरिया देते थे, ठीक है। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट, और बाद में जो डॉन थे वो अपने सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए बहुत जाने लगे थे। एंड स्टेरियस एंड द एलिगीज एंड द sermons and genuine poetic feelings, harsh matters and strain and the whimsical image characterize all his poetic creations। और धीरे धीरे ये सभी लोगों के बीच विख्यात होने लगे थे, किस लिए, अपने हिस्टोरिकल्स वर्ड्स के थ्रू, हार्स के थ्रू और क्रिएशंस के थ्रू लोग इनको बहुत ज्यादा मानने शुरू कर दिए थे। तो यहां तक हो गया हम लोग का राइटर का इंट्रोडक्शंस। अब हम लोग चलेंगे अपने पोएम्स के लाइंस में। आपको यहाँ पे हिंदी भी थोड़ा बता दूं, है ना। हिंदी भी क्यों, क्योंकि बहुत लोग ज्यादातर दिक्कत होती है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। वे अपने प्रेम कविताओं में विज्ञान और भूगोल की आधुनिक खोजों को अपने जोड़ने की कला के कारण स्पष्ट मौखिक और व्यंग्य के रूप में प्रयोग करते थे। डॉन अच्छे तरीके से जाने जाते थे और क्या, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए। अभी हम लोग पढ़े, ही विल वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट्स। नेक्स्ट, स्टार्ट्स एंड द एल्गीज और ऑल द sermons एंड वास्तविक काव्य भावना, कठोर और तनावपूर्ण और सन की तस्वीर उनकी सभी काव्य रचनाओं की विशेषता थी। तो सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉन डॉन, कि वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे, पॉइंट्स पे ज्यादा अपने कविताओं को लिखते थे और रखते थे खास करके। चलेंगे अब यहां से देखेंगे जॉन डॉन की कविता का एक्सप्लेनेशन। ओके, सो बी इन द वीडियो। तो अब हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। सो फाइनली वी फोकस ऑन द स्क्रीन एंड अब हम लोग थोड़ा पोएम को ध्यान से समझेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग पोएम है। लेट मी एक्सप्लेन। सो यहां से देखेंगे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ थी। अब याद रखिए, यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे जो पोएट है ये ओल्ड इंग्लिश का यूज किए हुए हैं और साथ में मॉडर्न इंग्लिश का भी यूज है। सो जस्ट डोंट हैव टू बी कंफ्यूज, बिकॉज यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये ई लगाया हुआ है या यहाँ पे डबल ई लगाया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि गलत वर्ड्स है। इसमें क्या है कि ओल्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग से यहाँ पे वर्ड्स रखे गए हैं, ठीक है। तो अब मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी। दी मतलब होता है क्या, यू। दी मतलब क्या होगा बताइएगा, यू, है ना। तो इस लाइन में जो पोएट हमारे वो कहना चाह रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव, दैट मीन्स एक्चुअली क्या है ना, इस पूरा कविता का जो थीम है वह पोएट क्या कर रहे हैं कि एक कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, किसको, अपनी वाइफ को, क्योंकि वह चाहते हैं कि अपने जीवन में और ज्ञान अर्जन करना और जगहों के बारे में जानना और जगह घूमना। दैट मीन्स ही विल गेट मोर नॉलेज एंड नॉलेज, राइट। तो इसके थ्रू ये कन्वेंस करना चाह रहे हैं अपनी वाइफ को, जिसके वजह से वो मान जाए ताकि वो जा सके, है ना। तो स्वीटेस्ट लव, है ना, आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, कि वियरनेस मतलब क्या होता है ना, उबाऊपन, है ना, ऊब जाना किसी भी मतलब वस्तु से, पार्टिकुलर्स। यहाँ पे इंसान की बात की जा रही है कि तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे ऊब गया हूं, है ना, इसलिए मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूं, राइट। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, मतलब यू, मतलब ये तुम मत समझ लेना कि मैं तुमसे ऊब के जा रहा हूं या भाग रहा हूं, राइट। अब देखेंगे, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, है ना, और इस आशा में भी नहीं कि इस दुनिया में मुझे और कोई मिल गया हो या कोई और मुझे मिल गया हो जो तुमसे ज्यादा प्रेम कर सके, राइट। तो इसलिए ये पोएट जो हमारे हैं ये अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि मैं ये कन्विंस करना चाह रहे हैं ताकि वह अपनी वाइफ से दूर जा सके, राइट। तो वही लाइन है, आप ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना। यहाँ पे लिखा गया है ना, स्वीटेस्ट लव, दैट मीन्स अपने वाइफ को ये संबोधित करते हुए कह रहे हैं, राइट। अब देखेंगे, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, और ये क्या बोले, देखो डाई यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश का यूज किया गया है। बट सिंस दैट, कि एक न एक दिन मुझे क्या होना है, मर ही जाना है। इस मतलब दुनिया संसार में जितने भी लोग हैं एक न एक दिन सबको मर ही जाना है। तो इसलिए दिस देखो TIS लिखा है, इट इज हो जाएगा, इट इज बेस्ट
टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, राइट, कि क्यों ना मैं अपने जीवन को कुछ उद्देश्य दूं, क्यों ना मैं अपने जीवन को कुछ नया काम दूं, नया पर्पस दूं, जिसके वजह से मेरा जीवन एक वैलिड के तौर पे काम करे, है ना, एक पर्पस के तौर पे काम करे। अब देखो does my friend dates to die, फैन का FEGIN के तौर पे हम लिखते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, dates to die, है ना, does my friend dates to die, और एक दिन क्या होगा, जो पूर्ण रूप से मैं क्या हो जाऊंगा, विलुप्त हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, और इसलिए क्यों ना मैं आज तुमसे दूर जाऊं, नई चीजों को जानूं, समझूं और सीखूं। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। Yesterday night the sun went hence and yet is here today, तो यहां पे बोला गया है क्या, yesterday night the sun, देखो यहां पे sun SUNN लिखा हुआ है, एक्चुअली सन का स्पेलिंग क्या होता है, SUN, सन। तो yesterday night the sun went to hence and yet is here today, कि देखो जिस प्रकार कल जो सूर्य जो था वो डूब गया था, लेकिन आज देखो फिर से ये क्या हो गया है, उग गया है, राइट। तो यहाँ पे हम ये समझने वाली बात है, ये पोएट बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं कि yesterday night, कि पिछली रात, the sun went hence, चला गया था, लेकिन देखो, है ना, and yet is here today, और देखो आज फिर से ये सन उगा हुआ है, ये जो सूर्य है ये आज फिर से उगा हुआ है, ये एग्जांपल दे रहे हैं, है ना, क्योंकि आगे देखेंगे क्या होता है। He hath, है ना, हैड मतलब हैड नो डिजायर नोर सेंस, कि उसके पास ना तो कोई डिजायर है, ना तो कोई इच्छा है, और ना ही सेंस है, ना ही समझ है, फिर भी देखो वह जाकर पिछली रात फिर आज सुबह उग गया है। उगता कि नहीं, आमतौर पे हम लोग देखते हैं ना कि कल शाम होते होते सूर्य डूब जाता है और सुबह होते होते एक नियमित समय पे सूर्य उग जाता है। उसके पास ना तो डिजायर है, ना ही सेंस है, मतलब क्या, ना तो कोई इच्छा है और ना ही किसी प्रकार का उसके पास समझ है, लेकिन देखो फिर भी वो क्या हो गया, उग गया है। हर एक दिन उगता है, सालों साल से ये उगता आ रहा है। नॉट हैव सॉर्ट ऑफ वे, उसने कोई शॉर्टकट रास्ता भी नहीं लिया, है ना। देखो इस लाइन के कहने का तात्पर्य क्या है कि देखो प्रिया, मेरी पत्नी, मेरी बेगम, मेरी अर्धांगिनी, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो जिस प्रकार सूर्य कल डूब गया था, आज फिर वापस आ गया, उसके पास तो डिजायर भी नहीं है, उसके पास तो सेंस भी नहीं है, लेकिन मेरे पास तो है, मेरे पास तुम हो, राइट, कि तुम हो, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरा घर है, मैं कहीं भी जाऊं वापस फिर तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, क्योंकि मेरे पास सेंस भी है, मेरे पास डिजायर भी है ना। नो हाफ शॉर्ट अवे, उसने कोई शॉर्ट का रास्ता भी नहीं लिया। ऐसा नहीं कि कल 2 ही बजे डूब गया और सुबह 4 ही बजे उग गया, या सुबह 12 बजे उगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ना। सन हमेशा क्या करता है, एक रेगुलर और नियमित वे में ही क्या करता है, उगने और डूबने का काम करता है। Then fear not me, but believe that I shall make speeder journey since I take, है ना। तो ये बोलते हैं कि तुम मेरे लिए क्यों डर रहे हो, है ना, मेरे बारे में क्यों डर रहे हो। देखो यहाँ पे देखो फियर, FEAR, है ना, फियर का स्पेलिंग ऑल्ड में बोले ना, बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे ऑल्ड इंग्लिश का लिया गया है। देन फियर नॉट मी, एम देखो MEE, ये भी ऑल्ड इंग्लिश का ही हिस्सा है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ऐसे नहीं कि मिस्टेकली यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये ऑल्ड इंग्लिश के वर्ड्स को यहाँ पे पोएट के द्वारा लिखा गया है। तो देन फियर नॉट मी, कि तुम मेरे लिए क्यों डर रहे हो, है ना, कि मैं कहा, मतलब अब देखो, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक, और याद रहे ये अपनी पत्नी को बता रहे हैं क्या, कि देखो मैं, ये सूर्य जो है जिसके पास ना तो डिजायर है ना ही सेंस है, ये फिर वापस उग गया है ना, और फिर डूब जाता है, लेकिन मेरे पास डिजायर सेंस सब है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस सूर्य से भी तेज गति से ट्रेवल करूंगा, यात्रा करूंगा और वापस तुम्हारे पास लौट के आऊंगा, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, कि उससे भी ज्यादा क्या है, पंख लगाकर, उसके भी ज्यादा क्या है, इच्छाएं जो मेरे अंदर है उसको लगा के मैं उड़ के वापस तुम्हारे पास ही आऊंगा, राइट। तो यहां तक हो गया हमारा ये पोयम का। अब देखेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें ये पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ हाउ फेरेबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड
another hour, कि बोले कि देखो ये मानव जाति है कितना विवश है, राइट, मतलब ये फैबुलस विवश होना, ये कितना विवश है कि ये क्या करते हैं कि जो इनके खुशी के पल होते हैं, जो भी प्रकार के, मतलब शादी विवाह से लेके आप, है ना, बर्थडे पार्टी से लेके व्हाटएवर, है ना, जो खुशी के पल आपके लाइफ में आते हैं वह एक लिमिटेड समय के लिए रहते हैं, राइट, एक दिन 2 दिन, उससे ज्यादा नहीं, राइट। तो ये बोल रहे कि ये कितने बेबस है, कितने लाचार है कि ये अपने खुशी के पलों में 1 और घंटा और ऐड नहीं कर सकते हैं। ये प्रकृति का नियम है कि जो चीजें हैं वो समय के अनुसार उसको कोई भी बदल नहीं सकता, राइट। तो वही बोला अनदर आवर, नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही जो घंटे बीत चुके हैं, जो मिनट्स, जो पल बीत चुके हैं उसको वापस ला सकते हैं। रिकॉल मतलब वापस लाना या उसको ना फिर से जीना। तो नॉर अ लॉस्ट आवर, लॉस्ट मतलब जो खोया हुआ पल है, ना ही उसको ये वापस प्राप्त कर सकते हैं। बट कम बैड चांस एंड वी जॉइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, जॉइन JOIN होगा ना, ओल्ड इंग्लिश का यूज किया गया, वी में ई नहीं होगा। तो बोल रहे कि जैसे ही बुरे वक्त उनके पास आता है तो ये क्या करते हैं, वी जॉइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और बुरे पल में जैसे कहते हैं ना कि हजारों चीजें हमारे साथ अच्छी होती है तो उसको हम याद नहीं रखते हैं, 1-2 चीज बुरी हो जाती है तो हम उसको लेके रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, गाते रहते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि देखो एड वी जॉइन इट टू आवर स्ट्रेंथ, कि जैसे हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम क्या करते हैं, इसको लंबा समय तक ढोते रहते हैं कि हाय मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ गलत हो गया, ये हो गया। लेकिन पोएट का यहां पे मानना क्या है कि हमारे साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो हजारों चीज अच्छी भी हो रही है, तो क्यों ना हम उस अच्छे पलों को, खासकर यहां पे पोएट अपनी वाइफ को क्या बता रहे हैं कि देखो तुम अभी जो रो रहे हो, बिलक रहे हो, चिल्ला रहे हो, तुम आज इस पल के बारे में नहीं सोचो, तुम उन पलों के बारे में सोचो कि जिस प्रकार हमने जीवन को जिया है ना, 7 पल जो बिताया है, उन चीजों के बारे में सोचो कि कितने खूबसूरत पल रहे होंगे सब, राइट। लेकिन तुम क्या कर रहे हो कि आज के पल को लेके रोए जा रहे हो, है ना। तो ये सात कर, मैंने देखो हम हिस्टोरिकल पोएट हम लोग पहले ही पढ़े थे, तो ये व्यंग्यात्मक तौर पे ये बता रहे हैं कि देखो अब इतना जीवन जी लिए, अब हो गया, अब मुझे क्या करना है, ज्ञान अर्जन करना है। अब देखो बड़े से बड़े जो ज्ञान करता होते हैं, जैसे विवेकानंद से लेके बहुत गौतम बुद्ध से लेके सभी लोग, ये सब क्या किए हुए, ये सब फैमिली से दूर रहे हुए हैं, जिसकी वजह से इनकी ज्ञान की जो क्षमता होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको वहां पे एनर्जी ड्रेन नहीं होता है ना, आप एनर्जी वहां पे बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है, जिसकी वजह से आप ज्यादा चीजों को आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। We teach it art and length, और हम ही लोग हैं जो इस दुख के पलों को लंबा खींचते हैं, हम ही उसको शक्ति देते हैं ताकि ये लंबा समय तक खींचता रहे, है ना। तो वही लिखा हुआ है We teach it art and length, कि उसको हम लोग और ज्यादा बढ़ाते हैं और लंबा खींचते चले जाते हैं, और हाय तौबा हौत तौबा करके हम लोग रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे पोएट का साफ तौर पे कहना है कि बहुत सारे अच्छे पल भी हमारे साथ होते हैं, राइट। कि आमतौर पे अभी हम लोग के पास बढ़िया घर है ना, बढ़िया फैसिलिटीज, गाड़ी वगैरह एवरीथिंग है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमेशा रोते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे दुनिया में ऐसे भी है, लोग ऐसे भी है जिसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, लेकिन फिर भी खुश रहना है। तो इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे कि हैप्पीनेस इज अ मेंटल कंडीशन, खुश रहना दुख रहना दोनों हमारे हाथों पे डिपेंड करता है, राइट। ये चीज इटसेल्फ और us to the advance, और ये क्या करता है, हमारे जो खुशियां, बाकी खुशी जो रहता है उस पल को ये क्या करता है, खराब करने का काम करता है। कि आप हमेशा नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे, तो आपका जो क्या होगा, जो आप पास्ट को लेके हमेशा ढोते रहोगे तो प्रेजेंट आपका क्या होगा, खराब होते जाएगा, और प्रेजेंट खराब होगा तो फ्यूचर भी ऑटोमेटिक खराब होना ही होना है। चलेंगे, अब ये 2 पॉइंट्स और बच गए हैं, इसको खत्म करेंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे ध्यान देगा, when thou sights not wind and but sights my soul away, when thou weeps an unkindly kind, बोले ना बहुत सारे इसमें ओल्ड इंग्लिश का भी वर्ड्स यूज किया गया है। तो बोले कि जिस प्रकार, जो साइट्स मतलब होता है कि कढ़ाना, एकदम है ना, बिलख के रोना एकदम, है ना। दो जो मतलब दो, है ना, those sights not wind and the sights my soul away, soul SOUL होगा, soul मतलब आत्मा होता है। कि जिस प्रकार से तुम रोते हो, बिलख रहे हो, चिल्ला रहे हो, यह क्या कर रहा है, ये सिर्फ ये एक रोना ही नहीं हो गया, ये मेरे आत्मा को मुझसे दूर कर देता है, राइट। खास तौर पे होता नहीं, जिससे हमें लगाव होता है, अगर उसको किसी प्रकार का दुख तकलीफ होता है, माँ बाप या जो भी भाई बहन जो भी हो, तो कहीं ना कहीं हमको बहुत ज्यादा बुरा लगता है और दुख होती है इस बात की। तो उसी प्रकार से पोएट अपनी पत्नी को क्या करे कि अगर तुम रोते हो, बिलखती हो, चिल्लाती हो इस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं ये मेरे आत्मा को झकझोर देता है ना, ये मेरे आत्मा को तोड़ देता है।
When thou weeps unkindly kind, my life's blood doth decay। और तुम इस प्रकार जो बच्चों की तरह रो रही हो, बिलख रही हो, ये क्या करती है, ये क्या करती है, माई लाइफ, मेरे जीवन, मतलब जो खून है मेरा, उसको क्या करती है, सराने लगती है, यानी कि समझो कि क्षय करना शुरू कर देती है। नहीं बोलते हम लोग कि खून जला रहा है या खून जलने लगता है, तो इस टाइप से मुहावरा, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा दुख होता है। आप साफ समझ लो ना, माई लाइफ ब्लड डोथ डिके, कि मेरा अंतरात्मा का जो खून है वो जलना शुरू हो जाता है, कि जब तुम इस तरह अनकाइंडली, मतलब एकदम बच्चों के जैसा बिलक बिलक के, है ना, काइंड रोने लगते हो, तब मुझे क्या होता है, ऐसा प्रतीत होता है। इट कैन नॉट बी दैट thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou waste। अगर तुम इस प्रकार से रोते रहोगे, बिलखते रहोगे, चिल्लाते रहोगे और मुझे यहां से जाने नहीं दोगे, तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा, मेरा जीवन पूर्ण रूप से वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। राइट, क्यों बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आगे भी ये जीवन में उसी सर्कल में घूमते रहेंगे, है ना, कि लाइफ एक सर्कल के जैसा है। आप यहां से शुरू करते हो, घूमते घूमते रहते हो, लेकिन ये चाह रहे हैं कि मैं अपने रास्ते को बदलूं, ताकि कुछ नया पाथ मिल सके, नया कुछ पर्पस मिल सके। राइट, Thou art the best of me, है ना, कि मैं अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करना चाहता हूं, बेहतर करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारा ये जो रोने का तरीका है, जो बिलखने का तरीका है, ये क्या कर रहा है, मेरे जो एनर्जी को है उसको खत्म कर रहा है, साथ में मुझे पूर्ण रूप से, मतलब रक्त को मेरा जला रहा है, साथ में मुझे एकदम नर्वस कर रहा है ना, डिमोटिवेटेड कर रहा है, कि इस प्रकार से अगर तुम रोती बिलखती हो, है ना। अब ये लास्ट है, हम लोग इसको देखेंगे। देखो अब इस पंक्ति को ध्यान से देखिएगा। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फोर थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, THEY लिखेंगे, है ना, दे पार्ट, कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फोर थिंक मी एनी इल। ये जो डिवाइन हार्ट है, जो हमारा हृदय से, तुम्हारा हृदय जो जुड़ा हुआ है, इससे ज्यादा डिवाइन और कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। अब डेस्टिनी में टेक देयर पार्ट, कि अगर तुम आज कोशिश कर रही हो, इतना बिलख रही हो, रो रही हो, चिल्ला रही हो, अगर तो आज हम लोग अलग नहीं भी होते हैं, तो एक न एक दिन कौन, डेस्टिनी, जो हमारा भाग्य है, वो हमको अलग कर देगा। आमतौर पे आप देखते हो किसी के, जैसे आप लोग का ना, जैसे दादा अगर जीवित होंगे, दादी नहीं होंगे, दादी अगर जीवित है, दादा नहीं है, तो क्या उन्होंने क्या खुद से मर्जी से अलग हुआ था क्या, नहीं, उनको किसने अलग कर दिया, तो डेस्टिनी ने, जो उनका जो भाग्य है उसने उनको अलग कर दिया। डेट मीन्स क्या है, कि व्यक्ति को मरना ही है। तो यही चीजें वो समझाना चाह रहे थे, कि देखो आज हम अगर अलग नहीं भी होते हैं, तो कल परसों या 100 दिन बाद ही या 1000 दिन बाद ही डेस्टिनी हमको अलग कर देगा। And may thy fears fulfill, but think that we are but turns and aside to sleep. They who one another keep alive, never parted be। है ना, कि अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा बोले, कि तुम उन सब पलों को याद करो जो हम साथ में बिताए हैं, है ना, इस इतना लंबा जीवन जिए हैं, है ना, लेकिन तुम क्या कर रही हो, कि नेगेटिव चीजों को पकड़ के बैठी हो, कि जो मतलब ये जो विग्रह है, जो हम लोग आज अलग हो रहे हैं, इस चीज को तुम रोए जा रही हो, लेकिन तुमको क्या सोचना चाहिए, कि तुमको अपने जीवन के अच्छे पलों के बारे में सोचना चाहिए। अब देखो, अलाइव नेवर पार्टेड बी, और वो लोग जो आत्मा के तौर पे जुड़े रहते हैं, सोल के तौर पे जुड़े रहते हैं, है ना, दिल के तौर पे जुड़े रहते हैं, वो कभी अलग नहीं होते। जैसे आपकी माँ से आपका लगाव, वो कभी अलग हो सकता है क्या, नहीं, है ना। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि पोएट ये पूर्ण रूप से किस चीजों पे बात कर रही है। तो ये पोएट जो है, ये सोल कनेक्शन के बारे में बात की रही है ना। तो बहुत सारे वर्ड इसमें है जो ओल्ड इंग्लिश का है, तो इसमें ये नहीं कंफ्यूज है कि इसमें गलत लिखा या कुछ भी, ये ओल्ड इंग्लिश ऐसे ही लिखा जाता है, तो आप वहां पे करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। और जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़ाया उसको ध्यान से आप एक बार देख लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा, है ना। अगर कोई भी प्रकार का डाउट आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, वहां पे मैं और क्लियरिटी करवा दूंगा, इसके क्वेश्चन आंसर भी हम करवा देंगे, ओके। तो ये जो सोल कनेक्शन है जिनकी ये बात कर रहे हैं, वो ये देखो सोल कनेक्शंस, कि दो व्यक्ति जब जुड़े होते हैं तो वो कभी अलग नहीं होते हैं, राइट, इनका कहना ये तात्पर्य है। और ये खास तौर पे ये